Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Mubashir Lukman channel. नाजरीन, ये जो सेशन इस वक्त होने जा रहा है ये 2025 के साल का लास्ट सेशन होगा और फिर हम 2026 में स्टेप इन कर जाएंगे तो नई चीज़ें होंगी, नई बातें होंगी, नए रेजोल्यूशंस होंगे, नए चैलेंजेस होंगे। लेकिन ये जो पूरा साल कैसा गुजरा, इंटरनेशनल स्केल पर पाकिस्तान की जो इमेज थी वो कहाँ स्टैंड कर रही है टिल टू डेट और आगे क्या होगा, और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं या प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्केल पर जिन्हें सराहा गया और उसके साथ साथ जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा टॉक्स भी हुई, वो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी। तो सर ये बताइए कि कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आपके जहन में आती है जब मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ जो हमारे टॉपिक्स का हिस्सा थी। देखें अपना बुशरा, पहले तो आपको 2026 की आमद मुबारक हो और तमाम नाजरीन को भी। खैर मुबारक, थैंक यू और सर। अल्लाह करे कि सबके लिए अच्छा साल गुजरे, हम सबके लिए दुआ को है। यकीन। मेरा ख्याल है कि इस वक्त अनकंडीशनली जो 2025 की जो ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। मेरा नहीं ख्याल कि आसिम मुनीर से ज़्यादा किसी ने 2025 में इम्पैक्ट अपना क्रिएट किया, किसी ने भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वॉर में, स्ट्रेटजी में और डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग में, फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लाने के हवाले से भी। सो आई थिंक आसिम मुनीर हैज़ टू टेक द नंबर वन स्लॉट कि कौन जो है इंडीड। सबसे ज़्यादा डिस्कस हुए हैं और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं। दूसरी यकीन। पर्सनालिटी अगर आप देखें तो a very surprise entrant in it is ममदानी, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, जो पहली तारीख को अब ओथ, ये पहली है या 3 तारीख को अपना ओथ लेंगे वो न्यूयॉर्क के अंदर। और एक मुस्लिम मेयर के तौर पे वो आए न्यूयॉर्क में, जबकि जूस का वहाँ पे गलबा है और जूस का होल्ड है, तो उसमें ममदानी इज़ वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। तीसरे आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अगर आप पॉपुलैरिटी देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हुए हैं और जो बहुत न्यूज़ में रहे हैं वो रोनाल्डो हैं, जो फुटबॉलर हैं। और उनकी जो चेंज ओवर है उनके क्लब्स वगैरह का, वो उसने इंटरनेशनल सर्किट में बड़ी क्लियर जो है हेडलाइंस बना के रखी हैं। ही बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड। और हालांकि मैं पर्सनली मेसी को ज़्यादा पसंद करता हूं, लेकिन रोनाल्डो जो हैं वो ही इज़ नो लेस देन एनीवन। और उन्होंने उनके पास उनका इम्पैक्ट बहुत है सोशल मीडिया पे, स्पेशली ही इज़ वेरी एक्टिव। और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो चंद घंटों में वो मिलियन से पहुंच जाते हैं। और वो कोक की बोतल को उठा के यूं करके रखते हैं तो कोक के शेयर्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं। और इस तरह और बड़े लोग यकीन। हैं, लोग नेगेटिव हाँ जी। उसकी वजह से भी बड़े पॉपुलर रहे हैं, कुछ अपना पॉजिटिव चीज़ों की वजह से रहे हैं। जैसे नेगेटिविटी में अगर आप देखें तो आई थिंक मलाला यूसुफजई जो है वो नंबर वन रही है, अपने आउटफिट्स की वजह से, अपने यस। कन्फेशंस की वजह से, या वट एवर रीजन जो है, मलाला यूसुफजई हैज़ बीन नेगेटिवली डिस्कस्ड इन द मीडिया एंड द सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा। लेकिन द केक वुड बी टेकन बाय नरेंद्र मोदी, कि जितना नरेंद्र मोदी ने लूज किया है पिछले 1 साल में, मेरा नहीं ख्याल किसी इंटरनेशनल लीडर ने, किसी वर्ल्ड लीडर ने इतना ज़्यादा अपनी पोजीशन को मिस कैलकुलेट किया और उसको लूज किया। और कंट्रीज में आप देखते हैं तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान स्टैंड्स आउट एज अ विनर एंड ओवर एवरीवन एल्स, कि जो पाकिस्तान का एक इमेज अब बन गया है, जो पाकिस्तान का एपिक लेवल हो गया है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं, स्पेशली बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, तो सडनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आके अक्षय खन्ना ने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इन सबको ओवर पार कर दिया है अपनी धुरंधर से, अपनी जो मूवी है उससे। Whether we like it or we don't like it, that's besides the point. The fact of the matter is कि he's shown his acumen as an actor,
and he's really he's यकीनन। I mean I think he's overshadowed the every single Bollywood performance. Or ट्रू। songs में I think the most popular song last year has been Chikri Chikri, वो तमिल song जो ए आर रहमान की है, और उसका जो टिपिकल डांस है, मेरा नहीं ख्याल कि उससे ज़्यादा मीम्स किसी की पैदा हुई होंगी। लेकिन ट्रेजेडीज में हम देखते हैं एयर इंडिया क्रैश है, वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। राइट। अफ़सोस, बहुत लाइक अफ़सोस है। 25 has been a roller coaster year, up and down, very ट्रू, happening, very बिल्कुल fast. दुरुस्त। उसमें अच्छाइयाँ भी थी और उसमें बड़े सेटबैक्स भी हैं। रशिया यूक्रेन वॉर है, फिर इसराइल की हेजुमनी है जो उसने हुँ, लेबनान के ऊपर की, और जो उसने फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म की है। यानी मैंने तो ज़िंदगी में मेरे पास मैं शो नहीं मार रहा बुशरा, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत किताब पढ़ी है, बहुत ज़्यादा। अब मैं तादाद नहीं बताना चाहता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पढ़ी है। मैंने तारीख में इतना ज़ुल्म होते नहीं देखा कहीं पे जिस तरह इज़राइल ने किया फ़लस्तीन के ऊपर। ना मैंने सुना है, ना मैंने पढ़ा है। हाँ, फ़िरौन की हमने बातें पढ़ी हैं कि फ़िरौन के ज़माने में बच्चों को जिस तरह कत्ल किया जाता था, चुन-चुन के मेल यानी ऑफ़स्प्रिंग्स को। तो बाकायदा हमने देखा कि इस बारी वही हुआ है कि बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, बूढ़ों को गैस बिल्कुल, किया। बिल्कुल। सो 25 जो है, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम भूलना चाहेंगे, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम याद रखना चाहेंगे। सबसे बड़ी याद रखने वाली चीज़ तो पाकिस्तान की विक्ट्री है ओवर इंडिया, ट्रू, जो 10 मई है। ओवरवेलमिंग विक्ट्री रही है। और वो जो है, आई थिंक ऑन द होल पाकिस्तान ने कई स्टेजेस पे गेन किया है। फ़र्क ये है कि लॉस आपको एकदम से नज़र आ जाता है, और गेन टेक्स अ वेरी पेनफुली लॉन्ग टाइम फॉर इट टू शो एंड रिफ्लेक्ट। बहुत ज़्यादा तो स्ट्रगल होती है इसके पीछे, बहुत ज़्यादा uh, मेहनत होती है। लेट्स होप कि 26 इज अ बेटर ईयर। बेटर ईयर इन ऑल टर्म्स, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानीज़ ओवरऑल इंटरनेशनली। लेकिन सर आप देखें कि इस बार नो डाउट करंट गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो 2 पार्टीज़ का अलायंस है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है। ज़ाहिर है हर किसी के फ्लॉज़ भी होते हैं जो कि अपनी जगह है। क्रिसमस की बात करेंगे या माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे तो उन्होंने उनके लिए बहुत ज़्यादा किया है, मोटिवेट किया है, और उनको हौसला अफजाई की है कि वो खुल के सेलिब्रेट करें। और जिस तरह एक नौशन था और माइनॉरिटीज़ को उस तरह से वो सेलिब्रेशंस करने का मौका नहीं मिलता था, अब वो चीज़ें टूट चुकी हैं, वो शैकल्स ब्रेक हो चुकी हैं। बहुत मज़े से पाकिस्तानीज़ ने माइनॉरिटीज़ के साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट की है। न्यू ईयर पे भी कुछ ऐसे इंतजामात होंगे। लेकिन इंडिया को आप एक्चुअली देखें कि वहाँ पे मैं तो मैं माइनॉरिटीज़ में मैं जो हूँ ना, क्रिसमस। मैं जी, जी। इस लफ्ज़ के खिलाफ हूँ, माइनॉरिटी के। मैं आई डोंट बिल्कुल, लाइक ठीक। वर्ड। आई थिंक वो भी सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, और हर एक को हमें एज एन इक्वल सिटीजन ट्रीट करना है। और हर एक का वो तो फेथ जो सब है, है, वो अपना यकीनन। फेथ है, और वो उसके और उसके खुदा के दरमियान है। मैं लोगों को मज़हब से नहीं जज करता। मैं जज करता हूँ हाउ दे बिहेव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अदर पीपल, एंड हाउ दे आर गुड फॉर द मैनकाइंड। तो अब मैं बिल्कुल ठीक बात की आपने। मुझे मुझे माइनॉरिटी का लफ्ज़ ही अच्छा नहीं लगता। आई थिंक क्रिश्चियंस आर वेरी डियर टू मी, दे आर क्लोज टू मी। आई लाइक द जूस ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है, स्वाई नेतन्याहू के। I like Sikhs. I love Sikhs. I like Hindus as well. I mean, I even respect people who have no faith. I don't have to be disrespectful to anyone. ठीक है ना? इंसान तो मैं इंसान है। माइनॉरिटी का लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता। जब वो सिटीजन है पाकिस्तान के, तो वाई मेक देम फील लाइक अ माइनॉरिटी। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इक्वल है तो माइनॉरिटीज़ का वर्ड ख़त्म ही हो जाना चाहिए। जैसे हम्म। हमने डिसेबल्ड का वर्ड ख़त्म करके डिफरेंटली एबल्ड कर दिया है। सो जब सब शुरू से इसका डिसेबल्ड हिस्सा है तो अच्छा, देयर इज़ नो डिसेबल्ड इज अ वेरी सेग्रीगेशन। इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप उसमें काम करती हैं तो आप समझ सकती हैं। मैं ये समझता हूँ जो बिल्कुल, हाँ। किसी को डिसेबल्ड कहता है ना, वो खुद मेंटली डिसेबल्ड है, और वो रिटर्न। साइकोलॉजिकली यस, ठीक राइट। है ना? और ये आपको दे आर डिफरेंटली एबल्ड, और मैंने बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे देखे हैं अपनी जिंदगी में, जीनियस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटिज्म, वो जीनियसेस। एंड यस। फर्क ये है कि आपको पहचान है। आप देखें,
Mozart was an autistic child. Beethoven was an autistic child. आइंस्टाइन के मुतालिक कहते हैं, गैलीलियो के मुतालिक कहते हैं, अब्राहम लिंकन के मुतालिक कहते हैं। मुझे तो फ्रैंकली इमरान खान भी ऑटिज्म का शिकार लगता है किसी न किसी यानी कि वो स्टेज। जीनियस है, आप कहना चाहेंगे? जीनियस तो है, कोई जीनियस जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, लेकिन कहीं इंटेलिजेंट पे होना एक सुई अड़ जाए तो अड़ जाती है, सभी आप मतलब वो तो ऑटिस्टिक ओसीडी है, क्वालिटीज है ना, आई वुड टीच अ चाइल्ड सो आई ओसीपी हैव दैट आइडिया। ओसीपी है या ओसीडी है, लेकिन यह है कि बहरहाल जी। आई कमिंग बैक टू इट, आई थिंक जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड किसी को कहते हैं वो मेंटली खुद रिटार्डेड है। ठीक, तो सर आप ये देखिए कि चले, आपने तो बात बिल्कुल ठीक की है और ये तो मेरे ख्याल से सबको अप्लाई करनी चाहिए कि देयर इज़ नो सच टर्म एज माइनॉरिटीज, ऑल आर इक्वल, शुड बी ट्रीटेड इक्वली। लेकिन ऑन द अदर साइड जाहिर है हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर अब क्रिश्चियंस जो हैं उन कम्युनिटी को भी ज़रा चैलेंजेस का सामना है। और डोनाल्ड ट्रंप लैंड, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक रिसर्च भी है कि सिख कम्युनिटी है, सिख फॉर जस्टिस तंजीम, उन्होंने भारत में ईसाई के साथ जितना भी कुछ जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए उन्होंने एक मुतालबा किया है कि एक अलग कम्युनिटी हो क्रिश्चियंस की, एक अलग लैंड हो क्रिश्चियंस का जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली रह सके। आपको क्या लगता है कि क्या ये कामयाब होगी और भारत का क्या सिनेरियो है इस हवाले से? देखिए, मुसलमान के साथ तो वो कर ही रहे हैं। आपको मैं एक हिस्टोरिकल बात बताऊं जिसका इससे ताल्लुक नहीं है कि मैं क्या समझता हूँ और पन्नू जी क्या समझते हैं या कोई और क्या समझता है। बेसिकली यू मस्ट, आज मैं जो बात करने लगा हूँ, मैं पहले माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरी बात से कोई ऑफेंड ना हो। मैं मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं है, मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। देखें, जो हिंदू है ना, ये एंथ्रोपोलॉजिकल रिलीजन नहीं है, ये सॉरी एंथ्रोपोलॉजिकल है। यानी हम इसको डिवाइन रिलीजन नहीं मानते, खुद हिंदू इसको नहीं मानते डिवाइन रिलीजन। तो उसकी वजह जो है वो ये है कि जब एंशियंट ड्रविडियंस को बड़ी मार पड़ी और वो लोग सब कॉन्टिनेंट भागते हुए आए, उन्होंने कहा बहुत बड़ा लैंड है यहाँ पे, हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इनको इकट्ठा करेंगे, इनकी फौज लेंगे और फिर जाके अपना लैंड हम वापस देंगे। तो वो आए इधर, तो उन्होंने देखा कि कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई बंदर की कर रहा है, कोई हनुमान की कर रहा है, कोई काली की कर रहा है, कोई फलां की, कोई विष्णु की, कोई ब्रह्म। तो उनको प्रॉब्लम हुई कि ये तो सारी डिवाइडेड है, इतने इतने एरियाज में डिवाइडेड है। तो उन्होंने इनको कहा अच्छा, यू आर ऑल हिंदूज, उन्होंने एक आइडेंटिटी दी इनको। तो इन्होंने कहा अच्छा, दे लुक्ड अप एंड दे सेड थैंक यू वेरी मच, हमें एक आईडी मिल गई है। तो अगर आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखती है ना, तो हिंदू का मतलब है एनीबडी हु इज लिविंग बाय द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। जो इंडस रिवर की साइड्स पे हैं वो हिंदू है। सो टेक्निकली कोई हमें कह सकता है, मैं और आप भी शायद हिंदू हो एंथ्रोपोलॉजिकली उस तरह से, बिकॉज ये ज्योग्राफिकल है। ये फेथ से इसका, यानी डिवाइन फेथ से ताल्लुक नहीं है। इसीलिए हिंदूज में आप जी। देखें कि मल्टीपल और न्यूमरस गॉड्स हैं, बिकॉज वो एक्सेप्टेबिलिटी है सबको। जब एक करना था तो उन्होंने कहा यार सारे अपना अपना करते रहो, कोई अलग होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें अब जो है वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो और उनको हेजमनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दें ताकि वर्कर भी रहे, हमेशा वर्कर ही रहे, और फिर ऊपर वाला ऊपर रहे और बीच वाला जो लड़ने वाला है शास्त्री वगैरह वो अलग हो। तो उन्होंने ब्राह्मण एक कास्ट कर दी, शास्त्री कर दी, शूद्र है, राइट। दलित है, वो जी। सारी उस तरह से क्लासेस हो गई सारी। और वो सब कॉन्टिनेंट में एक कल्चर बन गया, एक हिस्सा बन गया उनका। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये हिंदूज जो हैं, इन्होंने कभी भी सब कॉन्टिनेंट पर रूल नहीं किया। मे बी एक ज़माना था, मे बी एक ज़माना था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य का, कि जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ दे हैड अ वेरी लार्ज एरिया जिसको कर रहे थे, लेकिन उसमें भी वो वन नेशन के तौर पे नहीं कर रहे थे। उस नेशन में भी चार चार डिविजन्स थी कि ब्राह्मण और शूद्र तो एक साथ नहीं हो सकता, या दलित और शास्त्री जो है वो एक साथ नहीं हो सकता। सो देवर डिविजन्स इन दैट, दे वर नॉट वन नेशन। मुसलमानों ने जब भी हुकूमत की है, मुसलमान एक ही रहा है,
मुसलमानों में मुसलमानों में वो कैटेगरीज या कैटेगोरिकल डिविजन्स नहीं थे। मुसलमानों में वो डिविजन्स अल्हम्दुलिल्लाह ना थी ना हैं। अगर आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, इट डजंट मैटर। हम मसलकी तौर पे कोई भी हमारा मसलक हो, बट वी ऑल एक्सेप्ट ईच अदर एज मुस्लिम्स एंड वी आर मुस्लिम्स, तो वो इश्यूज नहीं है। तो अब हिंदूज को 1929 में आरएसएस बनी। ये आरएसएस का क़याम 1929 में हुआ था। इनको कभी भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि नेहरू वाज वेरी स्ट्रांग और उसने हमेशा एक सेकुलर इंडिया को प्रमोट किया, नेहरू ने। तो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 10-15 साल में आप ये देखें कि हिंदुत्व की जो थ्योरी है वो ओवरवेलमिंग एक डोमिनेंस है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी चीज में दुनिया में सुपीरियॉरिटी नहीं दिखाई, कभी भी। बट इनकी एक ही सुपीरियॉरिटी है कि अपनी पॉपुलेशन ज्यादा करते रहे हैं, ठीक है ना, पैदा बहुत करते रहे बच्चे। तो 1.5 बिलियन बच्चा पैदा करके अब उसमें से अगर फर्ज करें 80 करोड़ 90 करोड़ जो है वो हिंदू हैं, तो कहते हैं हम मेजॉरिटी हैं। अब उन्होंने, उनके पास कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है या कल्चर में ऐसी चीजें नहीं है कि जिसकी वजह से वो लोगों को डोमिनेट करें, तो वो बाय फोर्स आके डोमिनेट कर रहे हैं। तो पहले उनका टारगेट ऑब्वियसली मुस्लिम्स था, क्योंकि मुस्लिम्स आर द बिगेस्ट माइनॉरिटी, इफ वी कॉल इट अ माइनॉरिटी इन द इंडियन कंट्री, भारत। और उसके बाद जो है वो सिख्स जो हैं वो बड़े क्या कहते हैं आपके, एक प्राउड किस्म की नेशन है सिख्स जो हैं। आप सिखों से प्यार करके जो मर्जी काम करा लें, आप प्यार करें किसी सिख को, उससे उसके हाथ मांग लें, वो हाथ काट के दे देगा आपको। आप उसको तड़ी दें, सवाल ही नहीं पैदा होता। दे आर वेरी प्राउड, वो नहीं करते उसमें। और सिखों की आपको एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया में आप जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आप कभी कोई सिख बेगर नहीं देखेंगी। यानी ये इतने इतने प्राइड है इनमें कि ये भीख नहीं मांग सकते किसी से। कभी आपने, अनापनस्त और किसी ने, आपने कभी जिंदगी में कोई सिख बेगर ऑन द स्ट्रीट नहीं देखा होगा। इनके गुरुद्वारे से वो खुद ही फीड करते हैं हर जगह पे, हर एक को 24 आवर्स। नाइस। आप सिखों को छोड़ दें, मैं और आप भी चले जाएं, हमें भी फीड करेंगे, एंड गुड फूड। यानी ये नहीं है कि आई मीन मर्जी की दाल बनी हुई है तो वो बस उसमें मट्टी भी है, ये ना, गुड फूड एंड इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ देते हैं ये। तो अब सिखों ने कहा कि नहीं यार, नथिंग डूइंग, तुम यू डोंट बुलडोज अस। अब सिखों के बाद, सिखों के खालिस्तान की तहरीक शुरू होगी, तो इन्होंने, इनको एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था, इन्होंने क्रिश्चियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस को मारेंगे तो सिख भी डरेंगे और बाकी माइनॉरिटीज जो हैं वो भी डरेंगी, क्योंकि इंडिया में इस वक्त 7 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। नेक्सलाइट्स की अलग चल रही है, माओइस्ट की अलग चल रही है, उड़ीसा में अलग चल रही है, मिजोरम में अलग चल रही है, और सिखों की है, कश्मीरियों की है। तो इन्होंने ये क्रिश्चियंस को एक टारगेट इन्होंने बनाया। द ओनली थिंग इज कि जो हमने कहा कि मोदी के लिए ये साल सबसे बुरा रहा। The whole thing has been noticed for the first time by the international community and the international media. और इंडिया का वो जो भरम था एक सेकुलर कंट्री का, एक बर्दाश्त वाली नेशन का, हिंदुओं का, वो एकदम से खत्म हो गया। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैं बहुत हिंदूज को जानता हूँ, मैंने बहुत के साथ काम भी किया है, और मैंने दुबई में भी काम किया है, मैंने इंडिया में भी जब फिल्म बना रहा था तो मैंने उनके साथ काम किया। दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल। बट हर नेशन में, हमारे नेशन में भी अच्छे लोग भी हैं और कम अच्छे लोग भी हैं, इसी तरह उनकी नेशन में भी अच्छे लोग भी हैं और कम अच्छे लोग भी हैं। बट पिछले 15 साल से, जब से इन्होंने बाय फोर्स अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोज्ड। तो ये जो पूरा क्रिसमस का सिनारियो आप नाइस। मीडिया में बता रही हैं, हम्म। मैंने, आई एम सॉरी, मैं आपसे और तमाम व्यूअर्स से माजरत के साथ, मैंने आपको एक पूरा थीसिस दिया है, तो आई जस्ट होप दैट स्केच दे दिया आपने तो। एजुकेट पीपल, इट एजुकेट्स पीपल बहुत कि ये अच्छी बात हो है। क्यों रहा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर हमारी कोशिश तो यही है कि प्लेटफॉर्म से वही बताएं जो कि हकीकत पर मबनी हो और अवेयरनेस फैलाएं, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो एटलीस्ट साइड पर हो, तो उससे जो केओस आता है, जो केओस मच जाता है अब आप इंसानों के देखें ना दरमियान, कि वो ज़रा लेटली कम हो। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें तो पहले उन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी,
हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके, चाहे वो पानीपत हो, चाहे वो क्या कहते हैं पद्मावत हो, चाहे वो कोई और फिल्म हो, उन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया ताकि लोग यही समझ लें हम लार्जर देन लाइफ फिल्म बना रहे हैं, अच्छी फिल्म बना रहे हैं, तो यही हिस्टोरिकली सही है। जोधा अकबर बना के तो ये अब उन्होंने क्या किया है कि सारे वीडियोस करना शुरू हो गए कि जी बाबरी मस्जिद पे मंदिर था, फलां जगह मंदिर था, औरंगजेब का जहाँ पे मज़ार है वहाँ पे पहले शिव की मूर्ति है, ताकि उसको लेवल किया जाए। फिर आप अब यूट्यूब पे जाके देखेंगे वो बताएँगे नहीं, नहीं, पोरस ने तो अलेक्जेंडर को मारा था। ये तो हिस्टोरियंस ने गलत हिस्ट्री लिख दी है। हमारा वो जो था एक और इनका राजपूत था, उसने बाबर को मारा, उसने ये किया, उसने वो किया। मैं आपको बताऊँ अब इन्होंने हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दी ताकि इनके बच्चे जो है ना वो फेक ब्रावाडो में, फ़ॉल्स ब्रावाडो में वो मुब्तला रहें और कहें कि नहीं, नहीं हम तो हमेशा से वी वर दिस वाइब्रेंट नेशन एंड रेस who's ruled the subcontinent, so we deserve to rule. They've never ruled the subcontinent. That's the unfortunate truth for them. सर इसी से रेलिवेंट मैं ये जानना चाहूँगी, अब बांग्लादेश में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है स्मूथली हो जाएंगे या कोई इंडिया की तरफ से कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है या नहीं? इंडिया काफ़ी गंद कर रहा है वहाँ पे। देखिए इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है इन द लास्ट 50 इयर्स बांग्लादेश में एंड उन्होंने देव नेवर लेट गो ऑफ बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश की जो 2-3 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स है ना, एक तो ये है कि दे हैव अ मेजॉरिटी ऑफ द यूथ और मैंने बहुत से बांग्ला स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं टेलीविज़न के ऊपर। तो मैं आपको बताऊँ दे आर वेरी ब्राइट, दे हैव अ वेरी, वेरी गुड वर्ल्ड व्यू। अम, वो आई मीन एंड दे आर वाइब्रेंट एंड दे विल नॉट सिट डाउन एंड बी डिक्टेटेड, and they will take control of their own lives and their own destinies, and rightly so. और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है वहाँ पे इलेक्शंस में गन करने की अ, लेकिन ये है कि इंडिया विल नॉट सक्सीड, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। लेकिन सर अफ़गानिस की भी बात करना चाहूँगी। ज़ाहिर है उनके लिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन है ओवरऑल इंटरनेशनली। अब यूएसए के बाद जर्मनी में यूएसए के बाद जर्मनी में भी देखा जा रहा है कि जो अफ़गान तारकीन हैं, उनको ज़रा वापस भेजा जा रहा है या उनका दाखिला जो है वो बंद किया जा रहा है, रोका जा रहा देखिए है। इनका क्या हर कहना जगह पे चाहेंगे? बंद मैं आपको बताऊँ 2 लोगों का दाखिला अब दुनिया में हर जगह बंद होगा। एक अफ़गान्स का और एक इंडियंस का। आप देखिए कि एंटी इंडिया मूवमेंट जो है वो हर जगह शुरू हो रही है। बिकॉज़ एक तो ये जाते हैं, गंद करते हैं और दूसरा ये है कि ये सोसाइटीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने हाल में। अगर इतने अच्छे हो तो अपने मुल्क में रहो फिर। और दोनों जो हैं ये टेररिज़्म एक्सपोर्ट कर रही हैं। इंडिया जो है वो फ्रंट एंड से नहीं करता, बैक एंड से अफ़गानिस्तान को अफ़गान्स को पैसे देके उनसे टेरर कराता है। पाकिस्तान तो बड़े सालों से ये बात कर रहा है कि ये इंडिया की प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो अफ़गान्स लड़ते हैं। एंड द वर्ल्ड इज़ नाउ रियलाइज़िंग दैट there is no place for anyone in this world who does not condemn terrorism, who does not condemn terrorism in the strongest words and forms. अब इनसे हमदर्दी जो है ना वो हर एक को महंगी पड़ेगी और आप देखें कि ये अफगान जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डाउनफॉल देमसेल्व्स। आपकी 4 जनरेशंस लग गई हैं जंगों में, आप फिर भी जंगें ही जंगें करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि अपर चेंबर ही आपका खाली है। आप अपना आप चाहेंगी, मैं चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को सुख दें, उनको सुबह को गर्म पानी मिले, उनको अच्छी तालीम मिले, वो नहा धो के साफ कपड़े पहने, वो माशरे में इज़्ज़त हो, वो सक्सेसफुल हों, वो दीनदार हों, वो दुनियादार हों, लेकिन ये लोग अपना प्राइड लेते हैं उस अगर वो नशा कर रहा है या हाथ में उसने बंदूक पकड़ी हुई है, ये वो। दिस इज़ द 21st सेंचुरी। दिस इज़ नॉट द 11th सेंचुरी जहाँ पे ये सब बातें चल रही थी। ठीक। पाकिस्तान की जानब आऊँगी। पीटीआई और सीएम केपीके मिस्टर सुहेल अफरीदी उन्होंने लाहौर विज़िट किया है। आपको कैसा लगता है कि पंजाब हुकूमत ने क्या उनको सही प्रोटोकॉल्स दी है? उनका वेलकम ठीक हुआ?
और मिस अज़मा बुखारी ने उनके हवाले से कुछ बातें भी की, वो हमने शेयर भी की थी वैसे। लेकिन ये बताएं सर, आपको क्या लगता है ओवरऑल? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं कि पीटीआई की सपोर्ट ज़रूर है, टैसिट सपोर्ट है, लोग उसको लाइक करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि सुहेल अफरीदी जो है वो किसी किस्म की मास मूवमेंट करवाने में नाकाम रहे हैं। जब वो लिबर्टी चौक भी गए हैं तो वो 10-15 गाड़ियों के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ थे वहाँ पे, और पीपल डिड नॉट जॉइन देम। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के सपोर्टर्स ने ये सोच लिया हुआ है कि जब इलेक्शन आएगा तो हम उनको सपोर्ट कर देंगे, हमने वैसे बाहर निकल के अपना वक़्त नहीं ज़ाया करना, क्योंकि ये तो एक किस्म की कॉल देते ही नहीं है और हर रोज़ बुला लेते, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर। ना इमरान खान के बच्चे हैं, ना उसकी बहनें हैं वहाँ पे, ना उसके और दीगर रिश्तेदार आ रहे हैं, तो हम क्यों डंडे खाएँ वहाँ पे जाके? सो पीटीआई के वोटर्स या सपोर्टर्स इस बारे में क्लियर हैं। जहाँ तक उस्मा बुखारी का ताल्लुक है, ये जितना बोलेंगी मरियम नवाज़ की हुकूमत के लिए उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। जब भी ये बोलती हैं तो एम्बैरेस करती हैं पूरी हुकूमत को अपनी। पहले इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ को बातें की, दैट डिड नॉट गो डाउन वेल, और पाकिस्तान बार भी और सब कुछ जो है वो चीफ जस्टिस के पीछे जाके खड़े हो गए और मरियम नवाज आइसोलेट हो गई। अब दोबारा इन्होंने ये बात की है। तो देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उनके राइट्स हैं। उनके राइट्स हैं कि वो आएँ और वो मैस कॉन्टैक्ट कैंपेन करें, और अगर वो जलसा भी करते हैं या लोगों को मिलते हैं तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड किसी को उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी उनको चक्री पे रोक रहे हैं, कभी कहीं। ऑन द अदर हैंड उनका कहना है, पीएमएलएन का कहना है कि जी हमें ये इन्फॉर्म कर देते ताकि हम उन जगहों पे सिक्योरिटी करते, प्रोटोकॉल करते। टेररिज्म का ज़माना है, दहशतगर्दी का, कुछ पटाखा भी चल जाता तो कितना इश्यूज़ होना था। बट जो असल ड्रॉप सीन था वो था पंजाब असेंबली में, जब स्पेसिफिक जर्नलिस्ट जो जिनको मैं समझता हूँ कि प्लांट किया गया था, उन्हें जाके इस तरह कॉल किया कि आप चर्च लेके आए हैं वहाँ से, आप असला लेके आए हैं। तो ये बहुत ही घटिया किस्म की बिलो द बेल्ट बातें थी, और इस पे कंडेम ही आप कर सकते हैं, इस पे आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते। एंड वो ठीक है, उन्होंने रिएक्ट कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गलती इस साइड से हुई है। सोहेल अफरीदी इज़ यंग। सोहेल अफरीदी एज़ का उनकी पहली जो पोज़ीशन थी वो आईएसएफ की थी, स्टूडेंट फेडरेशन पे थे। वहाँ से एक सूबे के वज़ीर आला हैं। ऑब्वियसली थोड़ा-सा हॉट हेडेड होंगे, तो देयर आर वेज़ एंड मीन्स टू डील विद दैट। आई मीन है तो हमारा ही बच्चा ना। आई मीन चाहे आप जिस मर्ज़ी पार्टी से हो, हैं तो आप पाकिस्तानी ना। हैं तो आप इसी हमारी बच्चों में से हैं ना। तो आई आई थिंक थोड़ा-सा हमें वी शुड हैव रिज़न अबव इट और पेटी पॉलिटिक्स के। और चलो उन्होंने नहीं किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन जो हमने किया वो भी सही नहीं था। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि सोहेल अफरीदी क्राउड्स जमा नहीं कर सक रहे थे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के रिएक्शन की वजह से उनको सेंटर स्टेज मिल गया, और उनको वो सोशल मीडिया पे पोल मिल गई जिसके वो उम्मीद कर रहे थे। और अगर ये पंजाब हुकूमत ओवर रिएक्ट ना करती या गलत रिएक्ट ना करती तो उनको ये मिलना ही नहीं था। सो आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इन द प्रोसेस। ठीक। सर, गवर्नर सिंध हम्म। सिंध गवर्नर कामरान तिसौरी, उन्होंने कहा है कि मिस्टर इमरान खान को, उनकी जो पीटीआई कारकुन हैं और जो बाकी सारे एमएनएस हैं और जो पीटीआई के जितने भी मेंबर्स हैं, वो बाइकआउट कर दें या उनसे बात करना छोड़ दें, उनको टफ टाइम दें, ताकि उनको मालूम हो कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपको वाकई लगता है कि ये माइनस इमरान खान होगा या माइनस पीटीआई? तिसोरी साहब एमक्यूएम के हैं। तिसोरी साहब अगर ये कहना कि एमक्यूएम वालों को कि तुम इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो पीटीआई वाले उनकी बात को कितना सीरियसली लेंगे यार, ये बेकार की बात है। ठीक हो गया सर, इट्स अ रैप। और उम्मीद है कि 2026 में जब हम नया सेशन करें तो वो डिफरेंट हो, चैलेंजिंग कम हो और पॉजिटिविटी ज़्यादा हो उसमें। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।